नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट महिला कॉलेज चाईबासा। आज का मेरा टॉपिक है पितृसत्ता के गुण एवं दोष, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पैट्रियार्की। यह बीएड सेमेस्टर 4 पेपर 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के यूनिट 1 जेंडर रिलेटेड कॉन्सेप्ट से लिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पितृसत्ता के कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष हैं। सबसे पहले हम लोग पितृसत्ता के गुणों के बारे में देखेंगे। पितृसत्ता सच्चे रूप में तानाशाही निर्देश पर आधारित नहीं है, बल्कि महिलाओं और बच्चों के सर्वोत्तम हितों में उदाहरण के तौर पर पूरक का काम करती है। पितृसत्ता एक बाल केंद्रित समाज है। यह बच्चों के जन्म और उत्तरजीविता दर में रुचि रखता है और यही कारण है कि पितृसत्ता सफल समाजों की ओर जाता है, क्योंकि आज भी दुनिया में कई प्रमुख संस्कृतियां इतिहास में पितृसत्तात्मक हैं। और हम इस तथ्य को सबसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दुनिया के प्रमुख धर्म जैसे ईसाई, इस्लाम, हिंदू आदि सभी संस्कृतियों से आते हैं जो पितृसत्ता का समर्थन करते हैं। इन सभी धर्मों और संस्कृतियों का समर्थन करने वाली महिलाएं अपने पति और पुरुष की जिम्मेदारी का पालन करती है और अपने परिवार पर हावी होती है। पुरुषों के लिए उनके बच्चों के लिए सर्वोत्तम हितों की तलाश, मार्गदर्शन और अधिक योगदान के माध्यम से समाज को लाभ मिलेगा एवं महिलाओं को बच्चों के उत्पादन और देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने की स्वतंत्रता देने से समाज को लाभ होगा। पितृसत्ता के निम्नलिखित गुण हैं, जैसे पुरुषों की बेहतर स्थिति, सुपीरियर स्टेटस ऑफ मैन। दूसरा है हमारा एक संरक्षक की भूमिका, रोल ऑफ कंजर्वेटर। तीसरा है हमारा श्रम विभाजन, डिवीज़न ऑफ लेबर। चौथा है हमारा निर्णय लेना आसान और कम समय। और नंबर 5वां है हमारा संयुक्त परिवार पितृसत्ता की विशेषता के रूप में, जॉइंट फैमिली एज अ फ्यूचर ऑफ पैट्रियार्की। एक पारिवारिक रूप के आधार पर सामाजिक प्रणाली जिसमें घर के मुखिया के रूप में पुरुष व्यक्ति का एकाधिकार करता है। संपत्ति और पारिवारिक संबंधों की प्राप्ति पितृत्व द्वारा आयोजित की जाती है। परिवार को संरक्षित करने के लिए पितृसत्ता आवश्यक है। महिलाओं को बच्चों के पोषण की अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक ऊर्जा मिलती है। इसमें श्रम विभाजन में भी मदद मिलती है, क्योंकि सबको अपने अपने कामों का पता चलता है कि किसको क्या काम करना है। फिर है निर्णय लेना आसान होता है, कम समय लगता है। अगर एक ही घर के बड़े बुजुर्ग निर्णय लेते हैं तो सभी उन्हीं के अनुसार काम करते हैं। संयुक्त परिवार पितृसत्ता की विशेषता के रूप में इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ भी पितृसत्ता प्रणाली होती है, जिस परिवार में भी, वहाँ का जो परिवार है टूटता नहीं है, सभी आपस में एक साथ मिलकर रहते हैं। इसलिए हमें संयुक्त परिवार देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग पितृसत्ता के दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। एक पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएं हर पल पितृसत्ता के अलग अलग रूपों से रूबरू होती हैं। अब बात चाहे तरह तरह के आधारों पर भेदभाव का ही हो या आज़ादी के बिना वजह कटौती या सुविधाओं में भारी कमी की हो, ये सभी पितृसत्ता के ही पहलू हैं। पितृसत्ता में महिलाएं दोयम दर्जे की नागरिक होती हैं, जहाँ एक तरफ उन्हें घर के ज़्यादा से ज़्यादा काम का जिम्मा लेना होता है, वहीं दूसरी ओर घरेलू व्यवस्था में उनका प्रभाव और सम्मान उतना ही कम होता है। साथ ही उन्हें आर्थिक शोषण के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अधीनता, दमन, उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ता है। महिलाएं चाहे किसी भी जाति या वर्ग की हो, पितृसत्ता समान रूप से उनकी जिंदगी को कठिन बनाती है। जैसे अगर कोई महिला कामकाजी नहीं होती है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू काम करवाया जाएगा। वहीं अगर महिला कामकाजी है तो उस पर अधिक से अधिक पैसे कमाने का दबाव डाला जाएगा। यहाँ शोषण दोनों महिलाओं का होता है, बस उनके तरीके अलग अलग होते हैं। इसी तर्ज पर महिलाएं खास वर्ग, जाति, धर्म, राष्ट्र या कबीले से ताल्लुक़ रखती है, उनके
अनुसार पितृसत्ता के शोषण दमन के तरीकों में बदलाव आता है। पितृसत्ता के निम्नलिखित दोष हैं। डिमेरिट्स ऑफ पैट्रियार्की। नंबर 1, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। नंबर 2, समान अवसर का अभाव, लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज। नंबर 3, इच्छा शक्ति की अधीनता, द सब्जेक्शन ऑफ विल पावर। नंबर 4, लिंग असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी। नंबर 5, महिलाओं का यौन शोषण, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन। नंबर 7, नंबर 6, कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फोर्टिसाइड। और नंबर 7 है लिंग असंतुलन अनुपात, सेक्स इम्बैलेंस रेशियो। नंबर 8 है हमारा बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज। नंबर 9 है अधिक दहेज, मोर डॉरी। नंबर 10 है हमारा अधिक बलात्कार, मोर रेप। नंबर 11 है हमारा लिंग का दुरुपयोग, जेंडर एब्यूज। नंबर 12, शिक्षा के अवसरों की कमी, लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। नंबर 13 है हमारा बाल और महिला तस्करी, चाइल्ड एंड वीमेन ट्रैफिकिंग। और नंबर 14 है हमारा सामाजिक और आर्थिक अवसरों की कमी, लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पारंपरिक रूप से भारत पुरुषों के प्रभुत्व वाला एक समाज रहा है, जहां अपने दैनिक जीवन में महिलाएं शारीरिक और मानसिक अत्याचारों के अधीन रही। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में महिलाओं से छेड़खानी, उनका यौन शोषण, उन्हें लूटना या उनके साथ बलात्कार महिलाओं के जीवन का प्रचलित यथार्थ बन चुके हैं। किसी राष्ट्र की समृद्धि का मूल्यांकन केवल आर्थिक और सांख्यिकी कारकों के रूप में नहीं किया जाता, बल्कि यह समृद्धि समाज क्षेत्र में अपराध की दरों पर भी एक बड़ी सीमा तक निर्भर करती है। बलात्कार, जघन्य हत्याएं, शोषण, हमले, महिलाओं के गले के आभूषण आदि चुराकर भाग जाना जैसे बहुत सारे इस तरह की दैनिक जीवन घटनाएं हैं जो एकदम आम बन गई हैं। दहेज से जुड़ी मृत्यु, हत्या, दुल्हन को जला देना आदि के कारण देश में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज में पितृसत्ता व्यवस्था के दोष बहुत से हैं, जिसमें महिलाओं को ऊपर उठने का मौका नहीं दिया जाता, हमेशा उन्हें शोषण का ही सामना करना पड़ता है। और पितृसत्ता व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। पुरुष और महिलाओं को समान हक, स्थान समाज में मिलना चाहिए, तभी एक राष्ट्र की उन्नति संभव है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के जरिए स्टूडेंट अब पितृसत्ता के गुणों और दोषों के बारे में जान गए होंगे।